सामंतवाद के पतन के कारण। अब हम देखते हैं कि आखिर ये सामंतवाद जो है उसका पतन किस वजह से हुआ। ये सामंती व्यवस्था जो है इतनी फली और फूली, लेकिन ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से इसका पतन हो गया। कि कृषक दासों को दी गई सुविधाएं जो उनका एक परिणाम ये निकला कि जिस जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई, बढ़ती हुई जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए जंगलों को साफ करके कृषि भूमि का विस्तार किया गया और इससे पर्यावरण जो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। 14वीं शताब्दी के प्रथम तो 2 दशक जो थे उनमें पश्चिमी यूरोप में औसत से कहीं अधिक वर्षा हुई, जिससे बार बार फसलें नष्ट होती गई, उत्पादन गिरता गया और पशुधन की भी बहुत ज्यादा हानि हुई। लोगों को भरपेट भोजन भी मिलना कठिन हो गया था और वे आए दिन बीमारियां जो उनके भी शिकार होने लगे। और 1348-51 की अवधि में काली मौत नामक महामारी जो उसका भी प्रकोप हुआ, इसने कुछ यूरोपियन देशों की आधी आबादी और शेष की 1/4 आबादी जो उसको निगल लिया। परिणाम यह निकला कि खेतों पर काम करने वाले श्रमिकों की संख्या जो उनमें भारी कमी आ गई और कृषक दास जो उनका महत्व बढ़ गया और सामंती तंत्र को गहरा आघात लगा। 15वीं शताब्दी में अनेक यूरोपियन देशों के किसानों ने अपने स्वामियों के विरुद्ध विद्रोह करके सामंतवाद को एक आघात पहुंचाया। दूसरी तरफ इस समय तक व्यापार वाणिज्य जो उसका भी विकास हो चुका था, मुद्रा का प्रसार भी बढ़ा, वस्तु विनिमय की पद्धति अपनाकर अपना जो था महत्व खो बैठी थी, नगरों का विकास हुआ, बारूद के प्रयोग तथा इस पर राजाओं के एकाधिकार, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास आदि विभिन्न कारणों ने समाजवादी व्यवस्था जो उसको सामंतवादी व्यवस्था जो थी उसको जिस प्रथा को जन्म दिया था, उन्हीं ने अब इसके पतन जो उसको भी आमंत्रित किया। और सामंती प्रथा में अनेक दोष थे और समय के साथ साथ उनका स्वरूप भी वो बिगड़ने लगा। बाद के सामंतों में पहले जैसी नैतिकता, शूरवीरता था, जन कल्याण की भावना नहीं रही और वे भोग विलासी, अत्याचारी और व्यभिचारी तथा अपने ही लोगों के शोषक बन गए। इसीलिए उनका पतन होना जरूरी हो गया था। अब इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनकी वजह से पतन हुआ, जिसमें पहला आता है बारूद और बंदूक। कि सामंती प्रथा के अभ्युदय का एक प्रमुख कारण उनके सुदृढ़ दुर्ग और सैनिक शक्ति थी, जिसके बल पर वे दूसरों को सुरक्षा दे सकते थे। गढ़ अथवा दुर्ग सामंतों की शक्ति के आधार स्तंभ थे और यह जितना विशाल और सुदृढ़ होता, सामंत की शक्ति उसी के अनुसार आंकी जाती। गढ़ों का निर्माण आवास की सुख सुविधा को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता, अपितु बाह्य आक्रमण तथा घेराबंदी के समय सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता था। गढ़ों का निर्माण सामान्यतः सीढ़ी खड़ी चट्टानों पर अथवा आसपास की ऊंची भूमि पर किया जाता और गढ़ के चारों ओर ऊंचे परकुटे यानी कि पत्थर की दीवार बनी होती थी, बुर्जियों का निर्माण किया जाता था। और सामरिक दृष्टि से सामंत लोग इन गढ़ों की ओट में आक्रमणकारी जो उनसे मुकाबला करने में समर्थ बन गए थे। और सामंत लोग प्राय घोड़ों पर सवार होकर भाले तथा बर्छे से लड़ते थे। परंतु 13वीं शताब्दी के बाद सामरिक कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन शुरू हुआ और अब लंबे धनुष बाणों का उपयोग बढ़ गया, जिसके सामने सामंतों के भाले बर्छे बेकार सिद्ध हो गए। बाद में बारूद के उपयोग ने सामंती शौर्य के महत्व को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। बारूद के उपयोग से अब तक अपराजय समझे जाने वाले सामंती दुर्ग बालू की मिट्टी के भवन की भांति ढहने लगे और मध्य युग के उत्तरार्ध में बंदूकों का प्रचलन हो गया, जिसका उपयोग करने के लिए पैदल सेना का नए सिरे से गठन किया गया। और बंदूकधारी पदाती सेना की उपयोगिता के कारण सामंती घुड़सवार सेना जो थी उसका महत्व जाता रहा। बारूद पर राजाओं ने शुरू से ही अपना एकाधिकार कायम करके बंदूकधारियों की स्थायी वैतनिक सेना रखना शुरू कर दी, जिससे राजा लोग अब अपने आप को सामंतों की सैनिक सेवा पर आश्रित रहने अथवा उनसे भयभीत होने से बच गए। और इन बदली परिस्थितियों ने सामंतों के लिए अपना महत्व बनाए रखना असंभव हो गया था। दूसरा बताते धर्म युद्धों का प्रभाव कि ईसाइयों के पवित्र तीर्थ स्थान जेरूसलम पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया और ईसाई लोग इसे पुनः प्राप्त करना चाहते थे। जेरूसलम के अधिकार को लेकर ईसाइयों और तुर्कों के मध्य 1095 से लेकर 1291 तक 7 प्रमुख युद्ध लड़े गए। इन्हें इतिहास में धर्म युद्ध या क्रूसेड युद्ध कहा जाता है। सामंत प्रथा के पतन में इन धर्म युद्धों ने अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिया कि ईसाइयों के सर्वोच्च धर्माधिकारी रोम के पोप की अपील पर असंख्य सामंत अपने अनुचर तथा सैनिकों के साथ धर्म युद्धों में भाग लेने के लिए मध्य एशिया पहुंचे और उनमें से अधिकांश सामंत और उनके सैनिक युद्धों में मारे गए और बहुत से वहीं बस गए। और धर्म युद्धों में ईसाइयों की पराजय के कारण समाज में सामंतों का सम्मान घट गया। जनता को विश्वास हो गया कि अब उनका जीवन सामंतों के नेतृत्व में सुरक्षित नहीं है, अतः वे शासकों को सहयोग देने लगे और शासकों ने भी स्थिति का लाभ उठाकर शेष सामंतों की शक्ति को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि सामंत तंत्र 18वीं सदी तक अपना अस्तित्व बनाए रखा रहा, परंतु अब उसकी गरिमा नष्ट हो चुकी, केवल राजा दरबार में ही शोभा मात्र रह गया था। इसके लिए तीसरी बात थी किसानों का
विद्रोह की सामंती व्यवस्था में सबसे ज्यादा शोषण किसानों का किया जाता था। 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में इंग्लैंड तथा फ्रांस के किसानों में सामंती शोषण के विरुद्ध असंतोष के लक्षण दिखाई देने लगे और दुर्भाग्यवश 1348 से 51 ईस्वी के मध्य यूरोप में काली मौत नामक एक भयंकर महामारी की चपेट में आ गया और इस महामारी ने यूरोप की लगभग आधी जनसंख्या को निगल लिया। इससे किसानों की संख्या भी काफी कम हो गई और बचे हुए किसान अधिक वेतन तथा पारिश्रमिक तथा सुविधाओं की मांग करने लगे। सामंत लोगों को विवश होकर उनके प्रति उदारता का रुख अपनाना पड़ा, क्योंकि उनकी जमीनें बिना काश्त के बंजर होने लगी थी, जिससे उनकी आय काफी कम हो गई। इसके अलावा किसानों के पास नगरों को पलायन करने का भी विकल्प था, इसीलिए वे अधिक सुविधाएं जो उनकी डिमांड करने लगे और 1381 ईस्वी में वॉर्ड टाइलर के नेतृत्व में इंग्लैंड के हजारों किसानों ने विद्रोह का झंडा फहरा दिया और इस अवसर पर पादरी जॉन बॉल ने अपने ओजस्वी भाषण के माध्यम से कृषक दासों को उनकी दयनीय आर्थिक अवस्था का आभास कराया और कहा कि उनकी इस दयनीय आर्थिक अवस्था का मूल कारण सामंतों का शोषण है। उसके ओजस्वी भाषण ने किसानों को खुले रूप में विद्रोही बना दिया। इन्हीं दिनों फ्रांस में भी किसानों का विद्रोह उठ खड़ा, जिसे जैकरी बर्ग का विद्रोह कहते हैं। सैनिक शक्ति के द्वारा इन किसान आंदोलनों को कुचल दिया गया। पादरी जॉन बॉल को फांसी पर लटका दिया गया और वॉर्ड टाइलर को छुरा भोंक कर मार दिया और अपने नेताओं के मारे जाने से किसान सामंतों को और भी विरोध हो गए और विवश होकर सामंतों को केंद्रीय सत्ता का सहयोग लेना पड़ा और इससे भी उनके मान सम्मान जो उसको गहरा आघात लगा था। नेक्स्ट बात करते हैं व्यापारियों का विरोध कि धर्म युद्धों के परिणामस्वरूप यूरोप के व्यापारी पश्चिमी एशिया के देशों के संपर्क में आए तथा उन देशों के साथ साथ व्यापार करने लगे और जो जो व्यापार में वृद्धि होगी व्यापारी वर्ग की धन संपदा जो वो भी बढ़ती गई। व्यापार वाणिज्य के विकास के लिए फलस्वरूप नगरों का विकास हुआ और कई प्रकार के उद्योग धंधे फलने फूलने लगे और नगरों के विकास के फलस्वरूप व्यापारी वर्ग में स्वतंत्र अभिव्यक्ति की भावना भी पनपने लगी और इस वर्ग ने यह अनुभव किया कि उनके व्यापार की सुरक्षा तथा सफलता अब सामंत प्रथा पर नहीं अपितु शक्तिशाली राजाओं पर निर्भर है। और व्यापारी वर्ग सामंत प्रथा का एक अन्य कारण से विरोध थे, क्योंकि उन्हें प्रत्येक सामंत की जागीर से गुजरने वाले माल पर चुंगी चुकानी पड़ती थी और उनका मानना था कि केवल एक ही शासक का शक्तिशाली राज्य स्थापित हो जाए तो उन्हें केवल एक बार चुंगी देनी पड़ेगी। और इस नवोदित व्यापारी वर्ग के पास धन था, बुद्धि थी, साधारण लोगों की प्रतिष्ठा थी, परंतु प्रशासन में उनका कोई महत्व नहीं था। सामंतों की तुलना में इस वर्ग के लोगों को बहुत ही निम्न स्थान प्राप्त था, जबकि अनेक सामंत इस वर्ग के ऋण भार से दबे पड़े थे और ऐसी स्थिति में व्यापारी वर्ग में सामंतों के प्रति असंतोष पनपना जरूरी था। अतः उन्होंने सामंतों की शक्ति के पतन के लिए राजाओं को आर्थिक सहयोग देना शुरू कर दिया और व्यापारियों की आर्थिक सहायता से ही राजा लोग नियमित सैनिक भर्ती कर पाए और इसी के साथ उन्होंने सामंतों की शक्ति जो उसको नियंत्रित कर दी। नेक्स्ट आता है मुद्रा का प्रचलन कि मध्य युग में व्यापक पैमाने पर मुद्रा का प्रचलन यूरोप की अर्थव्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन सिद्ध हुआ। अब प्रत्येक वस्तु सिक्के के माध्यम से खरीदी जाने लगी और इससे पहले सामंती व्यवस्था में वस्तु विनिमय की यानी कि वस्तु के बदले में वस्तु ली जाती थी, दी जाती थी। अब सामंतों को भी अपने भोग विलास तथा अन्य आवश्यक चीजें जो थी उनको खरीदने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता था और ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने किसान तथा कृषक दासों से व्यक्तिगत सेवाओं के बदले में नगद धन की डिमांड की और इससे सामंतों का महत्व कम हो गया और बहुत से सामंत जो धन के लिए अधिक लालायित थे उन्होंने धन लेकर कृषक दासों को स्वतंत्र करना शुरू कर दिया। उधर व्यापारी वर्ग राजा के कोष को नगद धन से भरने लगे। इससे राजाओं ने नकद वेतन देकर नियमित सेना का गठन कर लिया और वे सामंतों की सेवा के आश्रित नहीं रहे। इस प्रकार से मुद्रा के प्रचलन ने एक ओर तो सामंतों के प्रभाव को कम कर दिया और दूसरी ओर राजाओं की शक्ति जो उसको बढ़ाया। अगली बात आती है कि राजाओं की शक्ति में वृद्धि कि 9वीं और 10वीं सदी के अव्यवस्थित अशांत वातावरण एवं निर्बल शासकों की उपस्थिति के कारण सामंत प्रथा पूर्ण रूप से विकसित हो पाई थी। जब तक राजाओं की शक्ति निर्बल रही सामंत प्रथा अधिक प्रभावशाली रही, परंतु आगे चलकर परिस्थितियां राजाओं के अनुकूल होती गई। धर्म युद्धों ने बहुत से सामंतों के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। व्यापार वाणिज्य से समृद्ध होता व्यापारिक वर्ग सामंतों की अपेक्षा राजाओं को सहयोग देने लगा और मुद्रा के प्रचलन से राजा लोग अपनी निजी सेना रखने में भी समर्थ हुए, जिससे सामंतों को दबाने का काम बहुत आसान हो गया और प्रशासन पर से सामंतों के प्रभाव को समाप्त करने की दृष्टि से राजा ने अपने कर्मचारी नियुक्त कर प्रशासन चलाना शुरू कर दिया और इससे सामंतों के महत्व में बहुत ज्यादा कमी आ गई और राज दरबार से उनका महत्व उठ गया। बारूद के उपयोग तथा उस पर राजा का एकाधिकार बंदूकों का प्रचलन था। बंदूकधारी सैनिकों की बटालियन की स्थापना ने सामंतों की सैनिक शक्ति की कमर तोड़ दी। अब राजाओं को अपने सामंतों की सैनिक सहायता की पहले जैसी आवश्यकता नहीं रही। व्यापारी वर्ग से आर्थिक सहयोग मिल जाने से उन्हें सामंतों को आर्थिक सहयोग की आवश्यकता नहीं रही। किसानों के विद्रोह ने भी सामंतों की शक्ति तथा प्रभाव को कम करने में योगदान दिया और राजाओं और सामंतों के इस संघर्ष में अब सामंत अकेले पड़ गए, जिससे उनकी कमर टूटने लगी और अंत में उन्हें केंद्रीय सत्ता को आत्मसमर्पण करना पड़ा।
नेक्स्ट बताती कि राष्ट्रीयता का विकास, कि धर्म युद्धों से यूरोपवासियों में राष्ट्रीय भावना का अंकुर प्रस्फुटित हुआ। 1331 से 1443 ईस्वी के मध्य यूरोप में 100 वर्षीय युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध से यूरोपवासियों में राष्ट्रीय भावना का सूत्रपात हुआ। वैसे बहुत से विद्वानों का यह मानना था कि 100 वर्षीय युद्धों से यूरोप में राष्ट्रीय भावना का उदय मानना चाहिए। व्यापारी वर्ग ने भी राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। व्यापारी लोग अपने अपने देश से दूसरे देश के व्यापारियों के स्थायी रूप से बस जाने के विरुद्ध थे। परिणाम ये निकला कि देश और विदेश के व्यापारियों में संघर्ष शुरू हो गया और इस संघर्ष में राजाओं ने स्थानीय व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए और देसी भाषाओं के विकास ने भी राष्ट्रीय भावना को सबल बनाया। संक्षेप में अगर हम ये देखें कि अब राष्ट्र सर्वोपयोगी है, क्योंकि चूंकि राष्ट्र का स्वामी राजा होता था, अतः सामंतों की शक्ति को बहुत ज्यादा धक्का लगा। अब वे अपने स्वामी राजा के विरुद्ध समर्थन जुटाने में विफल हो गए। यही कारण है कि सामंती शक्ति जो उसका अंत हो गया। इसके अलावा रूढ़िवादिता, कि सामंत तंत्र एक रूढ़िवादी तंत्र सिद्ध हुआ। वह समय की गति को समझने और उसके अनुकूल चलने में विफल रहा। 14वीं सदी के अंतिम दशक में सामंती शोषण और अत्याचारों से तंग आकर किसानों में असंतोष की ज्वाला भड़कने लगी। अब वे अधिक शोषण सहन करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि नगरों के विकास में उनको रोजी रोटी का साधन सुलभ बना दिया था और व्यापारी वर्ग किसानों को अच्छी आय का प्रलोभन देकर उन्हें नगरों की ओर खींच रहे थे। और इस स्थिति को देखकर भी सामंतों ने अपनी मनोवृत्ति में कोई बदलाव नहीं किया। वे पहले की भांति ही किसानों का शोषण करते रहे। परिणाम ये निकला कि अपने विनाश से उनको रूबरू होना पड़ा। यदि वे समय के अनुकूल कदम उठा लेते तो शायद उनका इतना जल्दी पतन नहीं होता। तो इस प्रकार से ये ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण कारण थे जिनकी वजह से सामंती व्यवस्था जो उसका पतन हुआ था।